डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सफलता डिजिटल। हाँ प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे और आपके ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सफलता डिजिटल, जो विशेष रूप से आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए बनाया गया है, आप लोगों की तैयारी के लिए बनाया गया है, ताकि आप अच्छे से अच्छे अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सके, कोई भी टॉपिक आपसे छूटने नहीं पाए। तो आप लगातार फॉलो करते रहिए सफलता डिजिटल को और जुड़े रहिए हमारे साथ, ताकि अच्छी से अच्छी एजुकेशन आपकी हो। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th हिंदी मीडियम की साइंस और हमारा टॉपिक चल रहा है ह्यूमन आई, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। इसके बारे में 2 लेक्चर पहले हो चुके हैं और आज हम लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं। इस लेक्चर नंबर 3 में हम अपवर्तन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश की अन्य घटनाओं के बारे में, नेत्र की स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ चुके हैं और कई चीज़ों के बारे में अब हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपवर्तन के, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो अपने नोटबुक उठा लीजिए, पेन उठा लीजिए और तैयार हो जाइए हमारे साथ पढ़ने के लिए, अपनी स्टडी कंटिन्यू करने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 3। यस डियर स्टूडेंट्स, ये रहा आपके सामने आपका लेक्चर वायुमंडलीय अपवर्तन। तो पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हमने अभी तक क्या पढ़ लिया है। तो देखिए, इंद्रधनुष के बारे में पढ़ लिया है। इंद्रधनुष वर्ण विक्षेपण की घटना के कारण होता है। हमने पढ़ा था वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष बनता है, यानी कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जो कि इसके मूल रंग होते हैं उसमें विभक्त हो जाता है। इसे कहते हैं वर्ण विक्षेपण। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ लिया हमने। और कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, इस तरीके से कई चीजें हमने अच्छे तरीके से पढ़ ली है। दृष्टि दोषों के बारे में पढ़ लिया है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, दृष्टि दोषों का निवारण कैसे करेंगे इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। निकट दृष्टि दोष में कैसे होता है, क्यों होता है और इस दोष को कौन से लेंस के उपयोग से दूर किया जा सकता है। दूर दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि लेंस को किस लेंस के उपयोग से दूर किया जा सकता है। इस तरीके से ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं हमने बहुत अच्छी तरीके से विस्तार पूर्वक पढ़ ली है। और आज हम पढ़ने वाले हैं, अब हम वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना के बारे में प्यारे बच्चों हम पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग लगे रहिए सफलता डिजिटल के साथ, जुड़े रहिए सफलता डिजिटल के साथ और अपनी नोटबुक और पेन को साथ में रखिए। चलो शुरू करते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन, आपने संभवतः कभी आग या भट्टी अथवा किसी ऊष्मीय विकिरण के ऊपर उठती हुई गर्म वायु के विक्षुब्ध प्रवाह में धूल के कणों के आभासी, अनियमित, अस्थिर गति अथवा झिलमिलाहट देखी होगी। देखिए, कहीं कहीं पर आग लगी हुई रहती है तो झिलमिलाहट दिखी हुई रहती है, आग जली हुई रहती है तो वहाँ पर अपने आप, या तेज गर्मी होती है कहीं पर तो वहाँ पर झिलमिलाहट हमको दिखाई देती है। आग के तुरंत ऊपर की वायु अपने ऊपर की वायु की तुलना में अधिक गर्म हो जाती है। आग के ठीक ऊपर की वायु उस आग की तुलना में, आसपास की हवा की तुलना में अधिक गर्म हो जाती है। गर्म वायु अपने ऊपर की ठंडू वायु की तुलना में हल्की होती है। गर्म वायु तुलना, मतलब कल्पना करेंगे कि यहाँ पर अभी हमारे यहाँ पर आग लग रही है और आग की लो यहाँ तक आ रही है। ठीक है, और आग की लो यहाँ तक आ रही है तो यहाँ आसपास की जो हवा है उसके चारों तरफ उसको वह गर्म कर देगी। तो इस आसपास की हवा का जो तापमान है वह ज़्यादा होता है और दूर की हवा का तापमान, वातावरण का तापमान कम होता है। तो जो गर्म हवा जब है यहाँ पर, ये वाली आग के जस्ट ऊपर वाली या आसपास वाली, उस का वह जो गर्म हवा है वह हल्की हो जाती है गर्म होने के कारण। ठीक है, और जो दूर की हवा है वह ठंडी रहती है और वह ठंडी हवा सघन होती है। हवा गर्म होकर विरल हो जाती है, हल्की हो जाती है तथा इसका अपवर्तनांक ठंडी वायु की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। अपवर्तनांक भी इसका कम हो जाता है, हल्की हो जाती है और अपवर्तनांक भी कम हो जाता है इस गर्म वायु
का अपवर्तनांक हल्की हो जाने के कारण दूसरी वायु जो कि भारी है, आसपास के इलाके में जहाँ तक गर्मी नहीं पहुँची है, वह वायु ठंडी होती है, ठंडी होने के कारण भारी होती है, भारी होती है तो अपवर्तनांक भी ज़्यादा होता है। लेकिन जो वायु आग के जस्ट निकट है वह वायु गर्म हो जाती है, वहाँ की वायु गर्म होकर हल्की हो जाती है, हल्की हो जाने से अपवर्तनांक भी उसका कम हो जाता है। क्योंकि अपवर्तन माध्यम वायु की भौतिक अवस्थाएं स्थिर नहीं है, इसलिए गर्म वायु में से होकर देखने पर, गर्म वायु से होकर जब देखते हैं आर पार, जब देखते हैं उस गर्म हवा के आर पार जब हम देखते हैं तो वस्तु की आभासी स्थिति परिवर्तित होती रहती है। इस प्रकार यह अस्थिरता हमारे स्थानीय वातावरण में लघु स्तर पर वायुमंडलीय अपवर्तन का ही एक प्रभाव होता है। तारों का टिमटिमाना बृहद स्तर की एक ऐसी ही घटना है। आइए देखें इसकी व्याख्या हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो अपवर्तन की घटना का उदाहरण, नंबर 1, तारों का टिमटिमाना। किसके कारण होता है प्यारे बच्चों? अपवर्तन की घटना के कारण। तो देखिए तारे कहाँ पर होते हैं? सुदूर आकाश में, बहुत हजारों लाखों किलोमीटर दूर होते हैं ये हमसे। और वहां पर क्या है? हवा नहीं है, वहां पर निर्वात है। निर्वात है मतलब वहां पर हवा है ही नहीं, तो वहां का माध्यम कैसा होगा? विरल माध्यम। कौन सा माध्यम होगा? विरल माध्यम। देखिए जैसे ही ये तारे दिख रहे हैं आपको, ये इतनी दूर है। अब यहाँ पर, यहाँ तक वायुमंडल है, यहाँ वायुमंडल है तो यहाँ की हवा कैसी है? सघन। तो यह माध्यम कैसा हो गया है? सघन माध्यम। और यहाँ आसपास हवा ही नहीं है, इसके ऊपर हवा ही नहीं है, तो यह माध्यम हो गया विरल माध्यम। कौन सा माध्यम हो गया है? विरल माध्यम हो गया है। और नीचे का जहाँ पर पर्यावरण है, वायुमंडल है, ठीक है, वहाँ क्या है? उसकी अपेक्षा जो वातावरण है, माध्यम जो है वह है सघन माध्यम है, ठीक है। और प्रकाश और तारे कहाँ पर है? अंतरिक्ष में, ऊपर विरल माध्यम में। तो प्रकाश इन तारों से टकराकर हमारी आंखों तक पहुँचता है, और पहुँचने के दौरान एक घटना होती है। प्रकाश के, तारों का जो प्रकाश है वह प्रकाश तारों से होकर हमारी आंखों तक जब पहुंचता है तो उस दौरान एक घटना होती है। क्या घटना होती है? यहाँ तक है सघन विरल माध्यम। यहाँ तक कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम। और जैसे ही प्रकाश ये यहाँ से यहाँ आया, देखिए ये प्रकाश ये ऐसे, ठीक है। अब जैसे ही ये यहाँ पर, जैसे यहाँ गुजरा और यहाँ सघन माध्यम में आ गया, सघन माध्यम में आ गया तो इस प्रकाश को ऐसे जाना चाहिए था। अब ये मुड़कर थोड़ा नीचे आ जाता है इस तरीके से, ये तीर जो बता रहा है, ठीक। ये इस तरीके से यहां से होकर यहाँ इधर आ जाना चाहिए था, लेकिन ये इधर रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय। क्या होता है? प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब अपने पथ से विचलित हो जाता है, या तो अभिलंब से दूर जाता है या अभिलंब के पास आ जाता है। तो इसके कारण हमें तारों की वास्तविक स्थिति या किसी भी चीज की वास्तविक स्थिति नहीं दिखती, उसकी आभासी स्थिति हमको दिखती है, ठीक है। इसी कारण तारे हमको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। देखिए जैसे यहाँ चित्र में दिखाया गया है, मैं दोबारा समझाने की आपको कोशिश करूंगा। देखिए चित्र है आपके सामने, अब देखिए आप,
इसे हम दो भागों में बांट देते हैं। ऊपर है विरल माध्यम और यहाँ है सघन माध्यम। तो तारे की वास्तविक स्थिति ये है, ठीक है। अभी इस तारे को नहीं देखना है, अभी केवल ये तारा देखना है आपको। तो इस तारे से प्रकाश चलकर आ रहा है, ये यहाँ वायुमंडल की सीमा में जो लास्ट सीमा है वहाँ तक विरल माध्यम में, और जैसे ही यह सघन माध्यम में प्रवेश करता है नीचे, यानी कि इस लाइन के नीचे प्रवेश करता है, तो देखिए ये है जो लाइन है यह नीचे आ जाती है, झुक जाता है, जबकि ये प्रकाश ऐसे जाना चाहिए सीधी रेखा में। यहाँ सीधी रेखा में आ रहा है प्रकाश, देखिए आप, ये बिल्कुल सीधी रेखा। तो इस सीधी रेखा को जब आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ तक दिखना, सीधी लाइन में जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। जैसे ही इस लाइन को प्रकाश क्रॉस करता है वहीं ये प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाता है और प्रकाश यहाँ पर अभिलंब की ओर, ये अभिलंब है और इसकी ओर झुक जाता है, इधर झुक गया है ये, ठीक है, यहाँ से इधर झुक गया है ये। तो अब जब इस लाइन को जब हम मिलाते हैं, अब जब इस लाइन को ये मिलाते हैं तो ये लाइन क्या है, ये लाइन ऐसे सीधी हुई जाती हुई दिखाई देती है, ऐसी सीधी, ठीक है। यहाँ मैं मार्कर से लिख रहा हूं, इस वजह से थोड़ा टेढ़ा बेढ़ा हो रहा है। आप लोग पैमाने से इसको बना सकते हैं। ये देखिए फिर टेढ़ी हो गई है ये। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे, यहाँ पर डॉट डॉट करके बना देते हैं, ये लाइन ऐसी हो गई। तो देखिए ये सीधा प्रकाश ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रकाश आ रहा है, ये वाला, ये प्रकाश यहाँ से नहीं आकर कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। इसलिए तारा भी यहाँ से ही आता हुआ, तारे की स्थिति भी हमें यहीं पर ही दिखती है कि तारा ये यहाँ पर है। तो इस तरीके से लगातार प्रकाश जब आता रहता है तो तारे की स्थिति इस तरीके से प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण बदलती रहती है, और इस कारण हमें तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। इसे यहाँ पर यूँ समझ सकते हैं हम। एक और उदाहरण बता देता हूँ मैं आपको। ये यहाँ पर ये हमारी आँख है और ये हमारी आँख इसको देख रही है। यहाँ पर तारा है, यहाँ पर विरल माध्यम है, यहाँ पर सघन माध्यम है। अब यहाँ से प्रकाश आता है, अब ये प्रकाश यहाँ आकर और ये ऐसा मुड़ जाता है, ऐसा आ जाता है, ठीक है। तो अब ये प्रकाश ये ऐसा हो जाता है। लगता क्या है कि इसे तो यूं जाना चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं आकर अब यहाँ पर यहाँ से आंखों से देखने पर हमें कैसा लग रहा है कि ये प्रकाश इस लाइन से नहीं आकर किस लाइन से आ रहा है, इस सीधी लाइन से यहाँ से आ रहा है। तो ये तारा ऐसा लगता है कि ये तारा यहाँ नहीं होकर तारा यहीं पर है, हमें नीचे से ऐसा ही दिखता है। और ये पोजीशन लगातार चेंज होती रहती है, क्योंकि तारों से जो प्रकाश आता रहता है कंटिन्यू, तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो इस तरीके से उसकी जो प्रकाश का पथ है वह अपना पथ चेंज करता रहता है और तारा हमें टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। देखिए अब हम पढ़ेंगे तारों का टिमटिमाना। तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता जाता है। वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम में होता है जिसका क्रमिक परिवर्ती अपवर्तनांक हो, क्योंकि वायुमंडल तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका देता है। क्योंकि वायुमंडल तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका देता है, अतः तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से कुछ भिन्न प्रतीत होती है। देखिए ये जो है तारे की वास्तविक स्थिति है और ये जो स्थिति बनी ये तारे की आभासी स्थिति बनी, तो हमें आभासी दिखता है नीचे से, ठीक है।
क्षितिज के निकट देखने पर कोई तारा अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होता है। क्षितिज के निकट देखने पर कोई तारा अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त जैसा कि कोई ऐसी ही परिस्थिति में पिछले अनुभाग में हमने वर्णन करा है कि तारे की आभासी स्थिति भी स्थायी न होकर धीरे धीरे थोड़ी बदलती भी रहती है, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की भौतिक अवस्थाएं स्थायी नहीं होती है। ये तारों की आभासी जो स्थिति है, ये स्थिति भी बदलती रहती है। ये किस पर डिपेंड करती है? क्योंकि पृथ्वी की जो भौतिक परिस्थितियां हैं यह भी बदलती रहती है। क्योंकि तारे बहुत दूर होते हैं, अतः वे प्रकाश के बिंदु स्रोत के निकट होते हैं। क्योंकि तारों से आने वाली प्रकाश किरणों का पथ थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होता रहता है, अतः तारे की आभासी स्थिति भी विचलित होती रहती है और आंखों में प्रवेश करने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, जिसके कारण कोई तारा कभी चमकीला प्रतीत होता है, कभी धुंधला, जो कि टिमटिमाहट का प्रभाव है। तो प्यारे बच्चों, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं। तारे प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण टिमटिमाते हैं। जो प्रकाश तारों से चलकर हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है, तारे हमारे वायुमंडल में प्रवेश करते ही ये प्रकाश की किरण सघन माध्यम में प्रवेश कर जाती है, और जैसे ही प्रकाश की किरण जो तारों से चलकर आती है वह सघन माध्यम में प्रवेश करके अभिलंब की ओर झुक जाती है और फिर हमारी आंखों तक पहुंचती है, तो हमें तारे की आभासी स्थिति दिखती है। और ये आभासी स्थिति पृथ्वी की और वायुमंडल की भौतिक अवस्थाओं के परिवर्तन के कारण बदलती रहती है। इस कारण तारे की आभासी स्थिति भी बदलती रहती है और हमें तारा ऐसा लगता है कि टिमटिमा रहा है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास हैं और इसलिए उन्हें विस्तृत स्रोत की भांति माना जा सकता है। यदि हम ग्रह को बिंदु साइज के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान लें, तो सभी बिंदु साइज के प्रकाश स्रोत से हमारे नेत्रों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान 0 होगा। इसी कारण टिमटिमाने का प्रभाव निष्प्रभावित हो जाता है। देखो मोस्ट है, आप लोग इसको हाईलाइट कर लीजिए। ये मोस्ट है, इसको आप मोस्ट लिख लीजिए। इसके अलावा ये जो चीज पढ़ी हमने, ये भी मोस्ट है। अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्योदय। अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्योदय। अक्सर है सूरज जब उगता है, जब लालिमा छाई हुई रहती है, सूरज जब उगता हुआ दिखता है तो वह समय से पहले कुछ हमें दिखता है कि उगाया है, लेकिन वास्तव में वह नीचे होता है। इसी तरीके से जब सूरज डूब जाता है तब भी हमें कुछ देर तक ऊपर दिखाई देता है, जबकि वास्तव में वह अस्त हो चुका होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो यह भी होता है अपवर्तन की घटना के कारण। कोई सा भी पूछा जा सकता है कि अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्योदय किस घटना का उदाहरण है? अपवर्तन की घटना का उदाहरण है। यह ऐसा क्यों होता है? अपवर्तन के कारण होता है। तारे आकाश में क्यों टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। अब हम पढ़ेंगे इस टॉपिक को। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले ही दिखाई देने लगता है। सूर्य हमें 2 मिनट पहले ही दिखाई देने लगता है तथा वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट पश्चात तक भी दिखाई देता है। देखिए, मैं इसको समझाने की आपको कोशिश करूंगा। देखिए, ये है पृथ्वी और ये है सूर्य। ये पूर्व दिशा है और जब यहां पर पहुंच जाएगा ये पश्चिम दिशा है। यहां जब पहुंच जाएगा सूरज तब पश्चिम दिशा है। तो देखिए, ये सूरज, अब यह पृथ्वी का वायुमंडल है। ये सूरज की प्रकाश किरणें जैसे ही यहां पर आती है
पृथ्वी पर। तो अब ये प्रकाश यहां पर है विरल माध्यम और अंदर है सघन माध्यम। ठीक है, तो प्रकाश किरण यहां से आती है, तो जैसे ही यहां से यहां पर आई, सघन माध्यम में पहुंचा, तो ये प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है और इस तरीके से ये इस तरीके से मुड़कर प्रकाश किरण यहां पृथ्वी तक पहुंचती है। तो अब जब हम इसको सीधी लाइन बनाते हैं, यहां खींचते हैं, तो देखिए यहां खड़े होने वाले को ऐसा लगेगा कि सूरज सीधा यहां से आ रहा है, सूरज यहां पर उगाया है। इस कारण ऐसा लगता है कि सूरज उगाया है, जबकि वास्तव में इसमें 2 मिनट का अंतर होता है कि 2 मिनट पूर्व जब सूरज उगने वाला होता है, उगा नहीं हुआ होता है, लेकिन हमें प्रकाश के अपवर्तन की इस घटना के कारण उगा हुआ दिखाई देता है। यही घटना सूर्यास्त के समय भी होती है। जब सूरज पश्चिम में होता है, यह डूब गया है। सूर्यास्त के समय भी हमें ऐसा लगता है कि सूरज अभी डूबा नहीं है। तो सेम वही पोजीशन है कि जब प्रकाश यहां पर आता है और यह प्रकाश फिर जैसे ही अंदर जाता है, यहां इस तरीके से एंटर होता है, यानी कि अभिलंब की ओर झुक जाता है, मुड़ जाता है। अब यहां से देखने वाले को जो यहां पर है, जब इस लाइन को सीधा देखते हैं तो इस तरीके से यहां सूरज दिखाई देता है। तो डूबने के पश्चात के 2 मिनट तक सूरज उगा हुआ दिखाई देता है। तो ये जो घटना है, ये घटना प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होती है। वास्तविक सूर्योदय से हमारा अर्थ है सूर्य द्वारा वास्तव में क्षितिज को पार करना। और वास्तविक क्षितिज कब आता है? 2 मिनट बाद में आता है, जब ये सूरज वास्तव में जो वास्तव का जो सूरज है, ओरिजिनल सूरज जो 2 मिनट बाद आता है, लेकिन 2 मिनट पहले दिखने लगता है। जो 2 मिनट पहले दिखता है वह उसका आभासी सूरज होता है। 2 मिनट बाद जो सूरज आता है वह वास्तविक सूरज होता है। सूर्य द्वारा वास्तव में क्षितिज को पार करना। चित्र 11.10 में सूर्य की क्षितिज के सापेक्ष वास्तविक और आभासी स्थिति बताई गई है। वास्तविक सूर्यास्त तथा आभासी सूर्यास्त के बीच का अंतर लगभग 2 मिनट है। इसी परिघटना के कारण सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटी प्रतीत होती है। प्रकाश का परिकरण। तो प्यारे बच्चों, ये टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। 2 प्रभाव बता रखे हैं अपवर्तन की घटना के, तारों का टिमटिमाना और अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त। ठीक है, ये दोनों घटना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। अब आता है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश तथा हमारे चारों ओर की वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण ही हमें प्रकृति में अनेक आश्चर्यजनक घटनाएं देखने को मिलती है। आकाश का रंग नीला होना जैसे, गहरे समुद्र का जल का रंग, सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग रक्ताभ लाल दिखाई देना, कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनसे हम परिचित हैं। आप अच्छी तरीके से जानते हैं इन घटनाओं के बारे में कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि आकाश को नीला पोत दिया गया है, लेकिन फिर भी आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। गहरे समुद्र का जो रंग है वह हमें नीला दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें सूरज का रंग लाल, यानी रक्त जैसा लाल दिखाई देता है। ये हमने अच्छी तरीके से महसूस किया है, देखा है पिछली कक्षा में। और ये सब जो घटना है ये किसके कारण होती है? प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण की घटना के कारण ऐसा होता है। पिछली कक्षा में आपने कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के विषय में अध्ययन किया है। किसी वास्तविक विलयन से गुजरने वाले प्रकाश पुंज का मार्ग हमें नहीं दिखाई देता, तथापि किसी कोलाइडी विलयन में जहां कणों का साइज अपेक्षाकृत बड़ा होता है, यह मार्ग दृश्य मार्ग होता है। देखिए, इसको दोबारा पढ़ेंगे। किसी वास्तविक विलयन से गुजरने वाले प्रकाश किरण पुंज का मार्ग हमें नहीं दिखाई देता, लेकिन किसी कोलाइडी विलयन में, किसमें? कोलाइडी विलयन में जहां कणों का साइज जहां पर बड़ा होता है, वहां पर मार्ग हमें, प्रकाश का मार्ग कोलाइडी
विलयनों में प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर होता है, यानी कि हमें महसूस होता है देखो प्रकाश आ रहा है इधर से। ये कौन से विलयनों में? कोलाइडी विलयनों में प्रकाश हमें दृष्टिगोचर होता है, प्रकाश दिखाई देता है। अगला टॉपिक आता है टिंडेल प्रभाव। टिंडेल प्रभाव पृथ्वी का वायुमंडल सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है, याद रखिए इसको। पृथ्वी का वायुमंडल क्या है? सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण। विषमांगी यानी कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के कण हैं, इसमें तरह तरह के पार्टिकल्स हैं। एक तरह का पार्टिकल्स नहीं है, कई सारी गैसें हैं, कई सारे तत्वों का, कई सारे धूल के कणों का इनका एक मिश्रण है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक तत्व बनाते हैं तो उसे मिश्रण कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों का जो मिश्रण है वह मिश्रण जो सही मिक्सचर बनता है उसे मिश्रण कहते हैं। इन कणों में क्या क्या होता है देखो, धुआं, जल की सूक्ष्म बूंदें, धूल के कण, वायु के अणु सम्मिलित होते हैं। जब कोई प्रकाश किरण पुंज ऐसे महीन कणों से टकराता है, जब कोई प्रकाश किरण पुंज यानी कि प्रकाश ऐसे बारीक कणों से टकराता है तो उस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। इन कणों से विसरित प्रकाश परावर्तित होकर हमारे पास तक पहुंचता है। कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की यह घटना टिंडेल प्रभाव उत्पन्न करती है। अंडरलाइन कर लो सारे का सारा, ये टिंडेल प्रभाव मोस्ट है, आपको याद करना है। तो देखिए ये जो कोलाइडी विलयन होते हैं, इतने बारीक कण जो प्रकाश जब आता है इनके मार्ग में जो भी कण आते हैं वह प्रकाश के कारण चमकने लगते हैं और हमारे नेत्रों तक ये चमकीले पदार्थ हमको दिखाई देते हैं, यानी कि इनका प्रकाश हमारी नेत्रों तक पहुंचता है, हमारी आंखों तक पहुंचता है और हमें ये प्रकाश का पूरा मार्ग चमकीला दिखाई देता है। कहाँ कहाँ दिखाई देता है? बाग बगीचों में पेड़ों के जो पत्ते होते हैं उनके झुरमुट से प्रकाश दिखता है। कच्चे घरों में भी इस तरीके से कहीं से प्रकाश आता हुआ दिखाई देता है, बिल्कुल चमकीला प्रकाश हमें आता हुआ दिखाई देता है। और उसमें धूल के कण उड़ते हुए हमको दिखाई, धूल के कण और कई अन्य प्रकार के कण, ऐसे बारीक बारीक कण हमको चमकीले उड़ते हुए फिरते हुए उसमें दिखाई देते हैं। यही टिंडेल प्रभाव कहलाता है प्यारे बच्चों। जब धुएं से भरे किसी कमरे में किसी सूक्ष्म छिद्र से कोई पतला प्रकाश किरण पुंज प्रवेश करता है तो इस परिघटना को देखा जा सकता है। कब देखा जा सकता है इस घटना को? जब धुएं से भरे किसी कमरे में किसी सूक्ष्म छिद्र से कोई छेद कर दो उस कमरे में तो पतला प्रकाश किरण के रूप में दिखता हुआ आता हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार प्रकाश का प्रकीर्णन कणों को दृश्य बनाता है। प्रकाश का प्रकीर्णन कणों को दृश्य बनाता है। जब किसी घने जंगल के वितान में सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो इस टिंडेल प्रभाव को देखा जा सकता है। बाग बगीचों में देखा जा सकता है, पेड़ों के झुरमुटों में इसको देखा जा सकता है, कच्चे घरों में जहाँ पर छोटे मोटे छेद होते हैं वहाँ से इनमें अच्छी तरीके से इन्हें देखा जा सकता है। जंगल के कुहासे में जल की सूक्ष्म बूंदें प्रकाश का प्रकीर्णन कर देती है। प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर निर्भर करता है। प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण का मतलब होता है रंग, किस पर डिपेंड करता है? प्रकीर्णन करने वाले कणों की साइज पर निर्भर करता है। अत्यंत सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं। अत्यंत सूक्ष्म कण कौन से प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं? नीले कणों को। जबकि बड़े साइज के कण अत्यधिक तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं। यदि प्रकीर्णित करने वाले कणों की साइज बहुत अधिक है तो प्रकीर्णित प्रकाश श्वेत भी दिखाई दे सकता है। मोस्ट कर लेना इसको। तो इस तरीके से प्रकीर्णन, ये जो टिंडेल प्रभाव की घटना है यह भी एक्चुअल में प्रकाश का प्रकीर्णन ही है, जिसके कारण
जो कोलाइडी कण होते हैं यह उस प्रकाश के जो प्रकाश में चमकने लगते हैं और इनका जो प्रकाश है वह हमारे नेत्रों तक पहुंचता है तो हमें चमकीले दिखाई देने लगते हैं। अगला टॉपिक आता है स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? यह भी प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना के कारण होता है। वायुमंडल में वायु के अणु तथा अन्य सूक्ष्म कणों का साइज दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के प्रकाश की अपेक्षा नीले वर्ण की ओर कम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करने में अधिक प्रभावी होता है। लाल वर्ण के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य नीले प्रकाश की अपेक्षा 1.8 गुना होती है। दोबारा पढ़ेंगे इसको। वायुमंडल में वायु के अणु तथा अन्य सूक्ष्म कणों का साइज, किस किस के? वायु और अन्य सूक्ष्म कणों का जो साइज है, आकार है, वह दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के प्रकाश की अपेक्षा नीले वर्ण की ओर के कम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करने में अधिक प्रभावी होते हैं। और लाल प्रकाश की तरंग दैर्ध्य नीले प्रकाश की अपेक्षा 1.8 गुना होती है। अतः जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित कर देते हैं। वायुमंडल में जो सूक्ष्म कण होते हैं तो जब सूर्य का प्रकाश आता है तो ये सूक्ष्म कण बाकी रंगों को, नीले रंगों को प्रकीर्णित कर देते हैं, फैला देते हैं। जब सूर्य का श्वेत प्रकाश इन सूक्ष्म कणों से जो वायुमंडल में फैले हुए हैं, सूर्य का श्वेत प्रकाश जब इन सूक्ष्म कणों से टकराता है तो ये कण फिर क्या करते हैं, उनमें से नीले रंग को वायुमंडल में फैला देता है, उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, नहीं कर पाते हैं। तो जब ये नीले प्रकाश को वायुमंडल में फैला देते हैं तो हमें वायुमंडल का रंग नीला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि नीला रंग प्रकीर्णित हो रहा है, नीला रंग को फैला रहे हैं और फिर वो नीले रंग की हमारे नेत्रों से, नीले रंग का प्रकाश ही हमारे नेत्रों तक पहुंच पाता है, इसीलिए हमें वो आकाश नीला दिखाई देता है। प्रकीर्णित हुआ नीला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। तो देखिए, इसको हाईलाइट करेंगे। सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है। वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं। प्रकीर्णित हुआ नीला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है और इस कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो कोई प्रकीर्णन न हो पाता, तब आकाश काला प्रतीत होता। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को अंतरिक्ष में, वायुमंडल में आकाश नीला दिखाई देता है, लेकिन जब अंतरिक्ष में चले जाते हैं, यानी कि हमारे वायुमंडल की सीमा को हम पार कर जाते हैं, तब अंतरिक्ष का रंग काला दिखाई देता है, क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं है। ठीक है, वहां वायुमंडल नहीं होने के कारण वहां पर नीला प्रकाश प्रकीर्णित नहीं हो पाता है, काला प्रतीत होता है वहां का आकाश। और अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश काला प्रतीत होता है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर प्रकीर्णन स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। यह प्रकीर्णन इतनी ऊंचाई पर स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है, इसलिए अंतरिक्ष का रंग काला दिखाई देता है और आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। संभवतः आपने देखा होगा कि खतरे के संकेत, यानी कि उनका जो निशान बनाए जाते हैं वो लाल रंग के होते हैं। क्या आप इस कारण को जानते हैं? लाल रंग कोहरे या धुएं से सबसे कम प्रकीर्णित होता है। रोड लाइट जो होती है, रोड लाइट पर रेड कलर के सिंबल बनाए जाते हैं। रोड वगैरह होते हैं, वहाँ रोडों पर जो सिंबल बनाए जाते हैं वो लाल रेडियम के बनाए जाते हैं। तो जैसे ही धुआं हो या कोहरा हो या कैसी भी स्थिति हो, जब वाहनों की लाइट उन तक पहुंचती है तो वो रेड कलर तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, रेड कलर रिफ्लेक्ट होता है और हमारे नेत्रों तक वो रेड कलर पहुंचता है और हमें सावधानी बरतने में मदद करता है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप। इसका आंसर भी दे रखा है इसमें। क्या है? लाल रंग क्या करता है? लाल रंग का उपयोग क्यों करते हैं, देखते हैं। लाल रंग कोहरे या धुएं में सबसे कम प्रकीर्णित होता है,
इसलिए दूर से देखने पर भी लाल ही दिखाई देता है। ठीक है, कि वहाँ की यहाँ खतरा है, इस तरह के साइन बोर्ड लगे हुए रहते हैं, या यहाँ पर मोड़ है, मोड़ के साइन लगे रहते हैं। तो कई तरह के ऐसे सिंबल रोड के किनारे पर लगे हुए रहते हैं। वो रेड कलर के ही बनाए जाते हैं, इसीलिए बनाए जाते हैं क्योंकि उनका कोहरे में या धुंध में कोई फर्क नहीं मतलब सबसे कम प्रकीर्णित होता है, और लाल रंग धुएं या कोहरे में सबसे कम प्रकीर्ण होता है, इसलिए दूर से देखने पर भी लाल दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है, रक्ताभ लाल। कौन सा दिखाई देता है? रक्ताभ लाल दिखाई देता है। क्या आपने सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश में तथा सूर्य का रंग देखा है? क्या आपने सोचा है कि सूर्य तथा उसके आसपास का आकाश रक्ताभ क्यों हो जाता है, यानी कि लाल रेडिश क्यों हो जाता है? आकाश के नीले रंग तथा सूर्योदय के पश्चात सूर्य का रक्ताभ प्रतीत होने को समझते हैं और एक क्रियाकलाप करते हैं। देखिए, क्रियाकलाप करेंगे। एक अभिसारी लेंस यानी कि उत्तल लेंस लेकर इसके फोकस पर श्वेत प्रकाश का तीव्र स्रोत रखेंगे। लेंस प्रकाश का एक समानांतर किरण पुंज प्रदान करता है। तो लेंस क्या करेगा? समानांतर प्रकाश का एक किरण पुंज बनाता है। जैसे ये समानांतर प्रकाश पुंज का मतलब होता है ये एक दूसरे के समानांतर प्रकाश जाता है। ये यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, ये प्रकाश डाला हमने, तो यहाँ से देखिए इसे फैलना चाहिए, लेकिन ये फैल नहीं रहा है। देखो ये है ना, फैलना चाहिए इस प्रकाश को, लेकिन जैसे ही लेंस से ये प्रकाश टकराया तो समानांतर ये किरणें, प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर हो जाती है। अब क्या करना है? प्रकाश की समानांतर किरण पुंज को स्वच्छ जल से भरे एक पारदर्शी कांच के टैंक में रखते हैं। ये कांच का टैंक है, एक पानी भर दिया इसमें हमने। अब फिर क्या करना है? किसी एक गत्ते में बने एक वृत्ताकार छिद्र सी से इस किरण पुंज को गुजारते हैं। ये एक वृत्ताकार बना हुआ है, यहां से इस किरण पुंज को निकालते हैं और चित्र में दर्शाए अनुसार एक दूसरे अभिसारी लेंस का प्रयोग करके वृत्ताकार छिद्र का स्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त करते हैं। फिर दूसरा अभिसारी लेंस लेंगे, उत्तल लेंस लेंगे, और फिर उसको पर्दे पर यहाँ पर उसका जो प्रकाश जब यहाँ से होकर यहाँ से निकलेगा, जैसे ही लेंस से पार जाएगा तो उसके प्रतिबिंब को हम एक पर्दे पर लेंगे। टैंक में लगभग 2 लीटर स्वच्छ जल लेकर 200 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट का घोल लीजिए। जल में लगभग 1 से 2 ml सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालिए। आप क्या देखते हैं? ठीक है, तो ये प्रयोग स्कूल की लेबोरेटरी में कर सकते हैं। बहुत सिंपल प्रयोग है। अब देखना कि लगभग 2 से 3 मिनट के पश्चात आप सल्फर के सूक्ष्म कणों को अवक्षेपित होते हुए देखेंगे। जो पानी में जो सल्फर डाला जाएगा उसके कण क्या होंगे? 2 से 3 मिनट के पश्चात अवक्षेपित होंगे, यानी कि नीचे बैठेंगे। जैसे ही सल्फर के कण बनना प्रारंभ होते हैं, आप कांच के टैंक के 3 पार्श्वों से नीला प्रकाश देख पाएंगे। कौन सा प्रकाश? कांच के टैंक के 3 साइड से नीला प्रकाश आपको जैसे ही सल्फर नीचे बैठ जाएगा और 2 से 3 मिनट पश्चात अब जो टैंक का जो कलर है आपको उसमें जो पारदर्शी कांच का जो टैंक लिया हमने, उसमें जो 3 साइड से कौन सा प्रकाश दिखेगा? नीला प्रकाश दिखेगा। यह सल्फर के सूक्ष्म कोलाइडी कणों द्वारा कम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके कारण? सल्फर के जो सूक्ष्म कोलाइडी कण अब उसमें रह गए है ना, तो उनकी तरंग द्वारा कम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं। जो प्रकाश यहाँ से जा रहा है, इस जगह से जो प्रकाश जा रहा है, अब इसमें सल्फर के जो कोलाइडी कण हैं वह क्या करते हैं? प्रकाश के कम तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। कांच के टैंक के चौथे पार्श्व यानी कि चौथी साइड से वृत्ताकार छिद्र की ओर से पारगत प्रकाश के रंग का प्रेक्षण कीजिए। यानी कि जो पारगत प्रकाश होता है, यानी कि जो निकल जाता है प्रकाश, उसका प्रेक्षण करते हैं तो क्या दिखाई देता है? यह प्रेक्षण अति रोचक होता है क्योंकि पर्दे पर पहले नीले लाल और फिर चमकीला किरमिजी लाल दिखाई देता है। पहले नीला लाल दिख रहा था
और फिर किरमिजी लाल दिखाई देता है। यह क्रियाकलाप प्रकाश के प्रकीर्णन को निर्देशित करता है, जिससे आपको प्रकाश के नीले रंग और सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य के रक्तताप प्रतीत होने को भी समझाने में भी सहायता करता है। अब देखिए, क्षितिज के समीप सूर्य स्थित सूर्य से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों तक पहुंचने से पहले पृथ्वी के वायुमंडल की मोटी परत से होकर गुजरता है। यानी कि देखिए, जो मैंने यहाँ पर हमने पढ़ा है अभी, ये सेम ऐसी स्थिति बता रहे हैं। ये जो प्रयोग हमने करके देखा था अभी, ये जो मैंने समझाया था, इसी को यहाँ पर समझा रहे हैं। ये देखिए, ये सूरज है और ये वायुमंडल है। ये वायुमंडल आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ विरल माध्यम है और फिर ये आ जाता है सघन माध्यम। तो देखिए, ये सूरज है। नीले प्रकाश के प्रकीर्ण होने से सूर्य का रक्तताप नीला होना है। इसको समझाया गया है कि सूर्य का रंग रक्तताप क्यों हो जाता है। देखिए, अब क्षितिज के समीप स्थित सूर्य से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों तक पहुंचने से पहले, यानी कि क्योंकि वो अंतरिक्ष में आने से पहले कहाँ से होकर गुजरता है? पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरता है, क्योंकि हमारा पृथ्वी का वायुमंडल ही बहुत किलोमीटर ऊपर है। तो वहाँ से वहाँ जो सघन माध्यम है, सघन माध्यम में प्रवेश करते करते फिर हमारे नेत्रों तक पहुँचता है। तथापि जब सूर्य सिर के ठीक ऊपर होता है, जब हमारे सिर के ठीक ऊपर होता है कभी सूरज, जब तो सूर्य से आने वाला प्रकाश अपेक्षाकृत कम दूरी चलेगा। दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होगा, क्योंकि नीले तथा बैंगनी वर्ण का बहुत थोड़ा भाग ही प्रकीर्ण हो पाता है। क्षितिज के समय यानी कि सूरज उगते समय और सूरज डूबते समय, इन दोनों पोजीशन को क्षितिज की पोजीशन कहते हैं। क्षितिज के समीप नीले तथा कम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश का अधिकांश भाग कणों द्वारा प्रकीर्णित हो जाता है, इसलिए हमारे नेत्रों तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंग दैर्ध्य का होता है। देखिए, इसको हाईलाइट करेंगे। क्षितिज के समीप नीले तथा कम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश का अधिकांश भाग कणों द्वारा प्रकीर्णित हो जाता है। कौन सा? कम तरंग दैर्ध्य वाला। क्षितिज के समीप नीले और कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश तो प्रकीर्णित हो जाता है, इसलिए हमारे नेत्रों तक पहुंचने वाला प्रकाश जो है वो अधिक तरंग दैर्ध्य का होता है, क्योंकि बाकी तो प्रकीर्णित हो गया है। तो अब कौन सा बचेगा? अधिक तरंग दैर्ध्य वाला। तो हमारे नेत्रों तक कौन सा पहुंचेगा? अधिक तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश ही पहुंचेगा। इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्तताप प्रतीत होता है। यह मोस्ट है, पूछा जा सकता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग रक्तताप क्यों दिखाई देता है? क्योंकि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का जो प्रकाश है, और वो जो प्रकाश जब वहां तक आते आते पृथ्वी तक आते आते जब सघन माध्यम में प्रवेश करता है, हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो कम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के अधिकांश भागों का प्रकीर्णन हो जाता है। कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है और अधिक तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। इसलिए हमारे नेत्रों तक अधिक तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश पहुंचता है और हमको वो चीज लाल दिखाई देती है, और अधिक तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश है रेड। ठीक है, इसलिए हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग जो है वो लाल दिखाई देता है। जबकि सूरज जब हमारे ठीक ऊपर होता है तब हमें सूर्य लाल नहीं दिखाई देता है, क्योंकि उस समय पर सूर्य की और हमारे बीच की दूरी बहुत कम होती है, और दोपहर के समय ये सूर्य श्वेत प्रतीत होता है, क्योंकि नीले तथा बैंगनी वर्ण का बहुत थोड़ा भाग ही प्रकीर्णित हो पाता है। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर में अपवर्तन की घटना के बारे में पढ़ा, नेत्रों के दोषों के बारे में पढ़ा, नेत्र के कुछ गुणों के बारे में पढ़ा, उन्हें जो दोष है उन्हें दूर कैसे किया जा सकता है उसके बारे में पढ़ा। तो आप लोग इस वीडियो को
2 बार देखें, 3 बार देखें, आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। और जिन्हें मैं हाईलाइट कर रहा हूं उनको आप नोट्स के रूप में अवश्य लिखें, उन्हें बार बार रिपीट करते रहें उन चीज़ों को बाद में, ताकि एग्ज़ाम के समय आपको लर्न करने में बहुत आसानी होगी, चीज़ें जल्दी रिवाइज होगी, चीज़ें मेमोराइज जल्दी होगी और आपको चीज़ें याद भी जल्दी आएगी। तो अब आप, हमने क्या सीखा, इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़कर आपको पता लगेगा कि हमने क्या क्या इस चैप्टर के अंदर पढ़ा। इसके बाद में आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करने हैं। क्वेश्चन आंसर यदि आप वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे, समझेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे तो निश्चित रूप से बहुत आसानी से आप इसके क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। फिर भी आपको नहीं आते हैं तो मैं अगला वीडियो जो बनाने वाला हूं वह इसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के ऊपर बनाने वाला हूं, जिसमें सारे के सारे सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। टेंशन करने की, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप मज़े से इन वीडियोस को देखते रहिए, लेकिन अपनी जिम्मेदारी आप निभाते रहिए। जिम्मेदारी आपकी है डेडिकेशन के साथ वीडियो देखना, समर्पण के साथ, विश्वास के साथ वीडियो देखना, साथ के साथ अपने नोट्स बनाना अपने हैंड राइटिंग में। ठीक है, तो जब भी वीडियो देखें अपने नोटबुक साथ में रखें, पेन साथ में रखें और नोट्स बनाते रहें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।